नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परेशान परिवार पर। तो आज हम लोग फिर से करेंगे केवीएस स्पेशल के लिए पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के सवाल कुछ। ठीक है, तो आप लोग हमारा साथ देंगे। तो आज की हमारी क्लास दूसरी नंबर की है और आप लोग क्या करेंगे, तैयारी से पहले ये सब वीडियो देख के जाएंगे। जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे हूबहू यहीं से मिलते रहेंगे, तो आप लोग हमारा साथ देंगे और करते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। आज का जो थॉट है एक ऊर्जावान बनाएगा आपको, पहले इसको पढ़ लेंगे। आ रहा हूं वापिस, पूरी मेहनत कर लो। आ रहा हूं वापिस, पूरी मेहनत कर लो, जीत तो मेरी ही होगी, चाहे लिख के ले लो। ठीक है, क्या करना है, अगर पहचान के आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग को इतनी मेहनत करनी, सबसे आगे निकलना। ठीक है, अगर आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा 25 प्रश्न पहले पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स रहेंगे और उसके बाद 25 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों का संस्करण 22वां संस्करण हुआ है ये राष्ट्रमंडल खेल आपका। ठीक है, ये आपका कहाँ हुआ है, ये पूछा है। 22वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर के अलेक्जेंडर स्टेडियम में शुरू हुआ है। ठीक है, अलेक्जेंडर स्टेडियम आपका, और ये किस शहर में है पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, मैनचेस्टर है, लिवरपूल है, बर्मिंघम है, एडिनबरा है। ठीक है, तो आपका ये जो राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था ये लंदन में कहाँ खेला गया था, बर्मिंघम कहाँ है, लंदन में आपका। ऑप्शन आपका इसमें सी सही होगा, लंदन में। और कौन सा स्टेडियम था, अलेक्जेंडर स्टेडियम था। ठीक है, और राष्ट्रमंडल खेल में जो आपके भारतीय थे बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट किए, इसमें अच्छा खेले ये लोग। टोटल कितने मेडल जीते हैं, 61 मेडल। कितने, 61 मेडल जीते हैं, और जिसमें इन्होंने बहुत बढ़िया मतलब 22 गोल्ड मेडल जीते हैं, स्वर्ण पदक। ठीक है, और 16 इसमें क्या जीते हैं, सिल्वर मतलब चांदी के, और 23 जीते हैं आपके कांस्य। ठीक है, बहुत अच्छा प्रदर्शन था इनका राष्ट्रमंडल खेल में। और इसके जो नेतृत्व पहले शुभारंभ में नेतृत्व जो किया था आपके महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है हरप्रीत कौर, क्या नाम है, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। ठीक है, आपकी इन्होंने नेतृत्व किया था इसमें। तो आपका ये राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला गया था, ये आपका बर्मिंघम जो आपका लंदन में पड़ता है, यहीं पे खेला गया। ऑप्शन सी आपका इसमें सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन में किस केंद्रीय मंत्रालय की वेबसाइट को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, इसमें जो मतलब राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण है इसके लिए एक वेबसाइट मंत्रालय की वेबसाइट है, उसको प्रथम स्थान दिया गया था। तो आपका इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, वित्त मंत्रालय था कि रक्षा मंत्रालय था आपका, या गृह मंत्रालय था, या फिर ऑप्शन आपका है सांस्कृतिक मंत्रालय। ठीक है, इसमें जो मंत्रालय इसमें वेबसाइट प्रथम स्थान पे आया था वो आपका क्या था, होम मिनिस्ट्री, आपका गृह मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में एक नियामक निकाय है। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण, इसमें क्या होता है, मेडिकल जो मेडिकल मतलब की दवाएं होती हैं उनका मूल्य का निर्धारण करने के लिए ये आपकी एक प्राधिकरण मतलब क्या है, आपका एक्ट इसमें है मतलब लिखा है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रालय के प्रावधान मतलब कि किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रावधान में एक नियामक निकाय बनाया गया इसको। ठीक है, इसमें आपका जो मतलब मूल्यों को निर्धारण करता है मेडिकल दवाओं के लिए, उसके लिए आपका इसमें जो मतलब पूछा है कौन सा निकाय आएगा, तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आएगा, फिर रसायन और उर्वरक मंत्रालय आएगा, फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, फिर या तो एमएसएमई मंत्रालय आएगा। इसमें आपका जो सही ऑप्शन रहेगा आपका बी, क्या है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक निकाय बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए, ठीक है, के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में देखना है इसमें कौन सा राज्य एकदम एनएफएसए के कार्यान्वयन के लिए सबसे रैंकिंग सूचकांक सबसे ऊपर है। इसमें जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपका जो एक्ट है इसमें सबसे ऊपर देखेंगे उड़ीसा राज्य, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है। जिसमें मतलब क्या है कि वो जो आपके राशन कार्ड व्यवस्था चली है आपके मतलब कि गरीबों को देने के लिए खाद्य पदार्थ दाना उसमें आता है, गेहूं ये सब, तो उसके लिए क्या है कि सबके लिए मतलब क्या एक मतलब होना चाहिए कि सबको अपने मतलब कि सार्वजनिक रूप से सबको वितरण हो सके। इसके लिए एक्ट आया था जिसमें सबसे पहले मतलब रैंकिंग सूचकांक में आपका सबसे पहले तो समझ लीजिए उड़ीसा ही है, ऑप्शन इसमें ए सही है। फिर आपका उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, आपका यूपी दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, तो आपका शीर्ष राज्य कौन सा है, उड़ीसा है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस, ठीक है, आप इसमें बताएंगे राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब कब मनाते हैं हम लोग। तो ऑप्शन क्या है, पहला जून 23 में, या जुलाई 22 में, या जुलाई 23 में, या फिर जुलाई 20 में। इसमें राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो हम मनाते हैं ऑप्शन आपका इसमें सही जो होगा जुलाई 22।
क्योंकि 22 जुलाई 1947 में क्या हुआ था, अपने जो राष्ट्रीय तिरंगा अपना है, राष्ट्रीय ध्वज, इसको अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 में ही संविधान सभा, जो हमारी संविधान सभा बनी थी उस समय, उसमें ये ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज जो आपका केसरिया, सफेद और ये हरा रंग का जो बना है ध्वज, इसको बना के अपनाया गया था। तो आपका कब मनाया जाता है राष्ट्रीय ध्वज दिवस? 22 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें बी, 22 जुलाई 22 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के में, मतलब राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया है। तो मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है ये? ठीक है, अभी ये जुलाई का मतलब करंट था आपका, इसमें जो मानगढ़ पहाड़ी थी इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसमें जो पहाड़ियां, ये मानगढ़ पहाड़ी कहाँ की है? ये आपके ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान में है कि गुजरात में है कि उड़ीसा में है कि मध्य प्रदेश में है? तो आपका जो इसमें सही है, क्या ऑप्शन सही होगा? ये आपकी मानगढ़ पहाड़ी आपकी राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में एक पहाड़ी है, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे। और इसमें क्या, किस लिए स्मारक में इसको रखा गया? क्योंकि इसमें जब 1913 से 1950 के बीच जब संघर्ष आंदोलन हो रहा था, मतलब ब्रिटेन हुकूमत के खिलाफ, उस समय इसमें भील जनजाति, कौन से? भील जनजाति काफी संख्या में क्या करे थे? आंदोलन किए थे। ठीक है, एक आंदोलन किए थे इसी पहाड़ी क्षेत्र में, जिस कारण से काफी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी, जिस कारण से इसको मतलब सरकार द्वारा इसको राष्ट्रीय स्मारक मतलब घोषित करने के लिए कहा गया। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन ए, राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, रेपो पे और एक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म और फ्री गिटल किसने लॉन्च किया? ठीक है, इसमें देखेंगे रेपो पे है और एक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म है और फ्री गिटल, ये तीन चीज है, ये किसने लॉन्च किया है? इसमें आप देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है। बिजली मंत्रालय ने, एमएसएमई मंत्रालय ने, या फिर रेल मंत्रालय ने, फिर जल शक्ति मंत्रालय ने। इसमें आप देख सकते हैं फोटो पहले से एमएसएमई की। इसमें आपका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए ये मतलब कि एक बनाया गया है प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि छोटे स्तर पे जो हम लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग इससे कुछ भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका रेपो पे, एक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग और प्लेटफॉर्म, ये सब क्या है? फ्री गिटल, ये सब आपका एमएसएमई मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, और इसके जो मेन वो है मंत्री क्या है? नारायण राणे। ठीक है, इसके मंत्री हैं, एमएसएमई के मंत्री के, मंत्रालय के मंत्री नारायण राणे। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या सही है? एमएसएमई मंत्रालय। अगला प्रश्न क्या है, लिस्बन डिक्लेरेशन। क्या है? लिस्बन डिक्लेरेशन जो खबरों में रहा है, किस संस्था के संरक्षण से जुड़ा है? किस संस्था के संरक्षण के लिए? ठीक है, इसमें प्रश्न देखिए क्या है, लिस्बन डिक्लेरेशन क्या है? हवा है, ग्लेशियर, महासागर, पहाड़। तो ये आपका जो एक मतलब घोषणा हुआ था लिस्बन डिक्लेरेशन, ये आपका जो है महासागर संबंधी। ठीक है, महासागर को मतलब संरक्षण के लिए ये घोषणा बनाया, मतलब घोषणा आयोजन की गई था लिस्बन डिक्लेरेशन, जिसमें क्या कहा गया था कि जो हमारा जो महासागर जितने भी हैं उसके संरक्षण के लिए, सब चीज व्यवस्था करने के लिए ही हम लोग सर्वोपरि रहेंगे। ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन सही होगा? महासागर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लेटन हेविट को जुलाई 2022 में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। हेविट किस देश से संबंधित है? हेविट ये मतलब एक टेनिस प्लेयर है, ये किस देश के हैं पूछा है। प्रश्न क्या है देखिए, अरे ऑप्शन स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, रूस है। तो आपके लेटन हेविट जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। और इनको किसमें शामिल किया गया है? टेनिस, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपका बी ऑस्ट्रेलिया सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, वन हेल्थ पायलट इंस्टीट्यूट किस शहर में शुरू किया गया है? वन हेल्थ पायलट इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट किस शहर में शुरू किया गया है? ऑप्शन क्या है? बेंगलुरु है, दिल्ली है, कोची है और क्या है? मुंबई है। तो आपका वन हेल्थ पायलट इसमें क्या है, इसमें जैसे कि पशुपालन जो मतलब मंत्रालय है, पशुपालन मंत्रालय, इसके अधीन इसको लाया गया था वन हेल्थ पायलट को। और इसमें मतलब कि पशुओं और इसमें मनुष्यों को साथ मतलब एक साथ मतलब क्या एक इंस्टीट्यूट मतलब बनाना चाहिए। कोई भी आगे कोई भी मतलब जैसे कोविड-19 जैसे खतरा बीमारी जो भी आने वाली है उससे मतलब एकदम सुरक्षा बचाव के लिए सब लोग तत्पर रहें। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? इसमें आपका जो सही है बेंगलुरु, ऑप्शन ए पहला ही बेंगलुरु, ऑप्शन ए बेंगलुरु में ये पायलट की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 में किसने जीता है पूछा है प्रश्न।
ऑप्शन क्या है? कौशिक राजशेखर है, ब्रिजेश कुमार उपाध्याय है, राजेश तलवार है, रमेश कांडुला है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो सही होगा ऑप्शन आपका पहला ही सही है। क्या नाम है? कौशिक राजशेखर। ठीक है, ये ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। ठीक है, ये आपके विदेश में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय जहां के प्रोफेसर हैं कौशिक राजशेखर। इन्होंने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपके मतलब की जो ऊर्जा मतलब की जो होती है, ऊर्जा मतलब उत्पादन के समय जो मतलब सब नुकसान होता है, गैसें उत्सर्जन होता है, सब होता नहीं उत्पादन गैसों का, तो उसको बचाव करने के लिए क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत जो मोटर वाहन ये सब व्हीकल बनाने के लिए ज्यादा योगदान दिए हैं, जिस वजह से इनको कौशिक राजशेखर जी को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें पहला ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विंबलडन 2022 पुरुष एकल फाइनल किसने जीता था? विंबलडन 2022 पुरुष एकल फाइनल कौन जीता है इसमें? कैमरून नॉरी, नोवाक जोकोविच, या फिर राफेल नडाल, या फिर निक किर्गियोस? इसमें देखेंगे आप फोटो किसकी है? नोवाक जोकोविच की है, जिन्होंने पुरुष एकल विंबलडन 2022 जीता है। आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सेम यही प्रश्न है, विंबलडन 2022 महिला एकल फाइनल किसने जीता है? 2022 महिला एकल फाइनल किसने जीता है विंबलडन? ठीक है, तो ये भी देखिए क्या कौन हो सकता है। तंजाना मारिया हो सकती है, एलेना रायबकिना हो सकती है, या फिर सिमोना हालेपी हो सकती है, या फिर ओंस जबेउरी हो सकती है। इसमें जो आपका सही है क्या होगा सही? ऑप्शन बी, एलेना रायबकिना। ठीक है, ये आपकी पहली एशिया मतलब एशिया की पहली महिला है जो ये विंबलडन 2022 कब जीती है। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाली? कजाकिस्तान की है। एशिया की पहली महिला बनी है ये ट्रॉफी जीतने वाली, कजाकिस्तान की रहने वाली है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या सही हुआ? एलेना रायबकिना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कौन सा भारतीय राज्य एफडीआई इक्विटी इनफ्लो का उच्चतम रिसीवर था? एफडीआई क्या है? फॉरेन डेवलपमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट, मतलब जैसे कि इसमें क्या फॉरेन कंट्री में हम लोग जो मतलब कि भारतीय मूल के हो, चाहे मतलब कोई भी देख लो, एक देश दूसरे देश में जाकर अपना व्यापार करता है। ठीक है, उसमें कुछ योगदान मतलब अपना इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए इनफ्लो के उच्चतम रिसीवर कौन बना है? कौन सा मतलब राज्य भारत का बना है इसमें पूछा है। तो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो में सबसे ऊपर रिसीवर में सबसे ऊपर जो आपका है इसमें आपका कर्नाटक है। ऑप्शन ए कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, कर्नाटक एफडीआई में। अगला प्रश्न है, विनियमन, प्रमाणन, दुर्घटनाओं और दंड जैसे पहलुओं की देखरेख करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? मतलब विनियमन और प्रमाणन और दुर्घटना इन सभी चीजों के लिए जो मतलब एक सर्वोच्च निकाय बनाया गया है, इसकी देखरेख करने के लिए कौन सा हो सकता है? डीजीसीए हो सकता है, एरो स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हो सकता है, या फिर एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हो सकता है, फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय हो सकता है। तो विनियमन, प्रमाणन, दुर्घटना ये सब के लिए करने मतलब देखरेख करने के लिए कौन है? आपका ऑप्शन बी सही है, एरो स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यही आपका सही ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए मेजबान शहर के रूप में किस शहर को चुना गया है? मतलब जो 2025 में आगामी होने वाला विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो किस शहर में होने वाला है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? बीजिंग है, टोक्यो है, पेरिस है, नई दिल्ली है। इस जो आपका होने वाला है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 ये आपका कहाँ होने वाला है? टोक्यो, जापान में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, टोक्यो में होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर आयुर्वेद आहार लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मतलब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में बनाया गया आयुर्वेद आहार, इसका लोगो बनाया गया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, स्मृति ईरानी है, मनसुख मंडाविया है, नरेंद्र मोदी है, बाबा रामदेव है। इसमें जो आपके ये तस्वीर लगी है मनसुख मंडाविया जी की है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सही है ऑप्शन बी, इन्हीं के द्वारा आयुर्वेद आहार का लोगो लॉन्च किया गया था। आपका ऑप्शन बी सही है, मनसुख मंडाविया। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 का विषय क्या रहा? ठीक है, प्रकृति संरक्षण दिवस देखिए क्या है। वन और आजीविका लोगों और ग्रह को बनाए रखना होना, या फिर पानी, हवा, मिट्टी और पेड़ होगा, या फिर प्रकृति बचाओ, प्लास्टिक पर कटौती। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। इसमें आपका जो संरक्षण विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस में जो थीम है ये कब मनाते हैं? आपका 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई। और इसका जो थीम है क्या? प्लास्टिक कर पर कटौती करना। ठीक है, प्लास्टिक पर कटौती करना है। ऑप्शन आपका डी सही होगा, प्लास्टिक पर कटौती करना। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है विश्व बैंक ने प्रश्न क्या है, विश्व बैंक ने पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है। ठीक है, कितने मिलियन मतलब कि एक ऋण विश्व बैंक ने दिया है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य के लिए। इसमें कितने मतलब धनराशि हो सकती है, डॉलर में है 5 मिलियन डॉलर है या 2 मिलियन डॉलर है या फिर 4 बिलियन डॉलर है या फिर 1 बिलियन डॉलर है। इसमें जो आपका सही है ऑप्शन डी, क्या सही है, 1 मिलियन डॉलर एक ऋण मतलब विश्व बैंक द्वारा मिला है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है विश्व मस्तिष्क दिवस, विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 का विषय क्या है। ठीक है, विश्व मस्तिष्क दिवस इसका 2022 का विषय क्या रहा है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को, 22 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन डे। और इसका मतलब जो विषय थीम क्या रही होगी, सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य है, हमारा दिमाग हमारा भविष्य, मल्टीपल स्क्लेरोसिस को रोकें और पार्किंसंस रोग को समाप्त करने के लिए एक मतलब कुछ भी। इसमें जो आपका सही है क्या मतलब थीम रहेगी, इसमें देखिए सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य आपका पहला ही सही, यही विषय इसको मतलब थीम बनाई गई थी। ऑप्शन है सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य है। ठीक है, आपका ऑप्शन पहला सही था। अगला है विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भगवानी देवी डागर ने कौन सा पदक जीता था। ये देखिए सबसे बुजुर्ग मतलब लगभग 94-50 साल की एक बुजुर्ग महिला ने स्वर्ण पदक जीता है इस विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है, सबसे उम्र दराज हो चुकने के बाद भी ये क्या है, गोल्ड मेडल जीती हैं। कौन सा मेडल जीती है पूछा है, आपका क्या है, पीतल है, चांदी है, सोना है, कोई नहीं। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या गोल्ड मेडल, ऑप्शन सी, 100 मीटर की रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जुलाई 27, 29 जुलाई, 28 जुलाई या 25 जुलाई को। ठीक है, इसमें आपका जो सही है ऑप्शन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं, 28 जुलाई को। कब मनाते हैं, ऑप्शन सी 28 जुलाई को। ठीक हो, ठीक है, ऑप्शन सी सही है आपका, 28 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान जिन्होंने तत्काल प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, कहाँ प्लेयर है, वेस्टइंडीज के प्लेयर हैं और कप्तान भी रह चुके हैं और विकेट कीपर भी हैं अच्छे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मतलब कि कौन से हैं संन्यास ले चुके हैं, कौन है, जेसन होल्डर हैं, दिनेश रामदीन है, क्रिस गेल है या सिमरोन हेटमायर है। तो आपकी तस्वीर देख रहे हैं ये किसकी है, आपकी दिनेश रामदीन की। तो इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मतलब क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, सबसे कम उम्र के, और सर्गेई करजाकिन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा भी है। ठीक है, सबसे कम उम्र के हैं, मात्र 13 वर्ष के हैं ये। ठीक है, 13 वर्ष के हैं, भारतीय मूल्य है। तो कौन बने हैं ग्रैंड मास्टर सबसे कम उम्र के, ऑप्शन क्या है, अभिमन्यु मिश्रा है, अनिश गिरी है, निहाल सरीन है, समय रैना है। इसमें जो आपका सही है, क्या सही है, पहला ही अभिमन्यु मिश्रा इनका नाम है, ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो आज हमने 25 करंट अफेयर्स देख लिया है। अब जीके स्टडीज कुछ प्रश्न है 25, वो भी देख लेते हैं फटाक से। नेपाल की संसद का नाम क्या होता है, नाम क्या है, मतलब जो संसद, भारत में संसद बोलते हैं, तो हर जगह संसद होती है हर देश की। इसमें आप बताएंगे नेपाल की संसद का नाम क्या है, सोरा है, राष्ट्रीय पंचायत है या फिर जातीय संसद है, पार्लियामेंट है। ठीक है, तो आप देखेंगे नेपाल की संसद को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पंचायत। ऑप्शन बी। ठीक है, सोरा आपकी कहाँ की है, ये आपकी सोरा आपकी कहाँ की है, अफगानिस्तान की है, अफगानिस्तान की। जातीय संसद, जातीय संसद आपकी कहाँ की है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट आपकी कहाँ की है, जैसे आप देखेंगे फ्रांस की है, फ्रांस की हो जाएगी आपका, फिर ये आयरलैंड की हो जाएगी। ठीक है, आयरलैंड की हो जाएगी। आपकी जातीय संसद आपकी कहाँ की है, ये नेपाल की है, नेपाल की तो बताया राष्ट्रीय पंचायत। ये आपकी कहाँ की है, पड़ोसी राज्य है म्यांमार, म्यांमार की है। ठीक है, तो आपका जो इसमें है राष्ट्रीय पंचायत नेपाल, इसी की संसद को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम, वेम्बले स्टेडियम है लंदन में स्थित, ये किस खेल से संबंधित है, किस खेल से है, क्रिकेट है, डर्बी घुड़दौड़ है, फुटबॉल है या फिर लॉन टेनिस है। इसमें आप देखेंगे जो वेम्बले स्टेडियम है आपके, यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या खेलते हैं, फुटबॉल। ऑप्शन
सी आपका सी फुटबॉल, ठीक है सी। अगला प्रश्न क्या है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है? किस लिपि को, ठीक है, सभी लिपियों का जन्मदाता मतलब सबसे पहले आई है। ऑप्शन क्या है, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, मोडी है या नागरी है? इसमें आप देखेंगे सबसे पुरानी लिपि जो आपकी है ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ऑप्शन ए पहला ही सही है, क्योंकि जो अशोक के स्तंभ है उसमें ये लिपि मतलब लिखी गई है। सबसे प्राचीन लिपि यही है ब्राह्मी, आपके ऑप्शन ए, और बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? पटियाली, कासगंज, कनौज, लखनऊ। अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले हैं? आपके उत्तर प्रदेश की है, एटा जिला, और ये कहाँ गांव था? पटियाली गांव, ठीक है, एटा जिला यूपी, ठीक है, आपके अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, ऑप्शन है पटियाली। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है पूछा है। उत्पादन में ह्रास है, मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास है, मुद्रापूर्ति में वृद्धि है, उत्पादन में वृद्धि है। इसमें मुद्रापूर्ति जो आपकी है पूर्ति, ऑप्शन सी, मुद्रापूर्ति जो होती है इसी में वृद्धि होती है तभी इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। इसमें जैसे आप फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे कोई कीमत अभी किसी चीज की 100 रुपया है, कुछ समय पश्चात उसकी कीमत 120 हो जाती है, ठीक, क्या है उसमें महंगाई बढ़ जाती है, जिस कारण से हम लोग कहते हैं इसी को मुद्रास्फीति, ठीक है, ऑप्शन आपका सी इसमें सही है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? हमारी भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है पूछिए। अर्थव्यवस्था में प्रकार मतलब पढ़ेंगे आप लोग, इसमें कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी है, कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसमें आपकी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसमें पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों चलता है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ठीक है, संसद के किस सदन को, सदन कितने हैं? 2 हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? ऑप्शन है लोकसभा को, ऑप्शन बी राज्यसभा को, या फिर उपयुक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपको प्रतिनिधि सदस्य जो सभा कहा जाता है लोकसभा को ही कहते हैं, ऑप्शन पहला ही सही है, लोकसभा को ही प्रतिनिधि सभा कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? क्या है प्रश्न, संविधान, भारतीय संविधान बनाने के लिए जो उसकी कुछ मतलब के स्रोत होते हैं, कई देशों से लिया गया था ना, तो इसमें जो पूछा है मूलभूत अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, ये संविधान में कहां से, किस देश से लिया गया है पूछा है प्रश्न। तो आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, यूके है, सोवियत संघ है, इनमें से कोई नहीं है। तो मूलभूत मतलब मौलिक अधिकार आपके कहाँ का है? पहला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, ठीक है, ऑप्शन ए। आपके यूके से संसदीय प्रणाली जो होती है, संसदीय, यूके मतलब आपके ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता, ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन, ठीक है, और फिर सोवियत संघ जो रूस है, यहां से मौलिक कर्तव्य जो आपके मौलिक कर्तव्य 11 है संविधान में, उसको सोवियत संघ रूस से लिया गया है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें जो सही है मूलभूत अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, गरजती चालीसा प्रचंड पचासा एवं चिकता साठा क्या है? पवन है, ठीक है, पश्चिमा पवन है। ये देखने को कहाँ मिलता है आपको? समुद्री तूफान है, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें होती हैं, प्रशांत महासागरीय धाराएं हैं। तो आपका जो प्रश्न है, गरजती चालीसा प्रचंड पचासा चिकता साठा, ये पश्चिमा पवन ही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है आपको दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर का विस्तार ज्यादा है, और उत्तरी गोलार्ध में द्वीप होने के कारण, मतलब कि यहाँ पे स्थल खंड होने के कारण ज्यादा यहाँ पे ये नहीं देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन आपका दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें होती हैं, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, ऑक्टास मापनी का प्रयोग, ऑक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, ऑक्टास मापनी का प्रयोग वायुमंडलीय आर्द्रता, ओस जलवायु का स्तर नापने के लिए, मेघाच्छादन की मात्रा को लिए, सौर प्रकाश की मात्रा को नापने के लिए, ठीक है। तो ये मापनी जो होती है ऑक्टास मापनी, ये आप किसके मापने के लिए होती है? मेघ आच्छादन की मात्रा, ठीक है, जो बादलों की मात्रा वायुमंडल में रहती है उसको मापने के लिए, मेघ आच्छादन की मात्रा को मापने के लिए ऑक्टास मापनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? ठीक है, जल संधि क्या होती है? जहां पे दो मतलब पानी का क्षेत्र होता है उसको मिलाने के लिए, जैसे ये स्थल है और ये भी स्थल है, लेकिन यहाँ पे पानी है पूरा, ये पानी पूरा है और इस पार भी पानी है, तो ये जो बीच में देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पानी की जो मात्रा है स्थल संधि कहलाती है, ठीक है।
तो ये मतलब कि स्थल संधि ये पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ऐसे मुड़ के 8 जगह पे चली है अपने भारत में, काल्पनिक रेखा बनाई गई है, तो इसी रेखा पर स्थित है ये जल संधि। कौन सी जल संधि हो सकती है? पनामा जल संधि हो सकती है, सुएज जल संधि हो सकती है, फिर डोवर जल संधि हो सकती है, फिर बेरिंग जल संधि हो सकती है। इसमें आपका जो सही है ऑप्शन, क्या सही है? ऑप्शन डी, बेरिंग जल संधि। ठीक है, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर ही रहती है, क्योंकि ये देखिए ये जल संधि क्या काम करती है, दो जलाशय को जोड़ती है। तो जलाशय कौन कौन से इसमें आएंगे? एक बेरिंग आपका आएगा, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर, और चुकची सागर को जोड़ता है। ठीक है, और पनामा जल संधि आपका कहाँ है? ये देखेंगे आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के एकदम टॉप पे है, मतलब बॉर्डर के बीच में। इसमें क्या होता है, कैरेबियन सागर जो आपका है, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, प्रशांत महासागर। ठीक है, और इसमें देखें स्वेज जल संधि, स्वेज जल संधि मतलब स्वेज नहर से आप ले लीजिए। स्वेज नहर ये जो बनाई गई है किस सागर में, मतलब देखेंगे आप ये स्वेज जल संधि जो है आपके भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, लाल सागर। ठीक है, बचा एक देखिए डोवर जल संधि, ये भी देख लीजिए ये कहाँ है। ये आपके देखेंगे यूके के मतलब कि आपके कहाँ, ब्रिटेन के पास जो आपका इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच को जोड़ता है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। ठीक है, आपका ये इसमें क्या बेरिंग जल संधि है, सही, ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है, मतलब कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा द्वीप उसके पास है? ऑप्शन क्या है? पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा द्वीप किसके पास है? आपका दक्षिणी एशिया का देश है इंडोनेशिया। ठीक है, लगभग 17,000 द्वीप है इसके पास, 17,000 द्वीप, छोटे छोटे बड़े मिला के। ठीक है, सबसे ज्यादा द्वीप इसी के पास है, इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या सही है ये? आप देखेंगे जापान 4 द्वीप पर बसा है पूरा जापान। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, क्या है? होन्शु, और सबसे छोटा शिकोसु। 4 द्वीप है, होन्शु, होकेंडो, क्यूशु, होन्शु, होकेंडो, क्यूशु और शिकोसु। ये 4 महाद्वीप, मतलब 4 द्वीप हैं जो जापान के द्वीप हैं। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें होन्शु है और सबसे छोटा क्या है? शिकोसु है। ठीक है, आपका इसमें जो सही था डी ऑप्शन, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? सबसे गहरी झील पूछा है। इसमें देखेंगे कौन सी सबसे गहरी झील है। टिटिकाका है, विक्टोरिया है, बेकाल है, या मृत सागर है। इसमें आप देखेंगे जो आपका टिटिकाका कहाँ है, ये आपका पेरू प्लस बोलिविया के बॉर्डर पे है, और सबसे ऊंची नौका गमने, मतलब इसमें नौका चलाने वाली ये झील है, सबसे ऊंची नौकायान झील है आपकी। ठीक है, पेरू दक्षिणी अमेरिका में आपका देश है, पेरू बोला उसी पे मतलब बॉर्डर पे है टिटिकाका। अब देखें विक्टोरिया कहाँ है? ये आपके अफ्रीका महाद्वीप की है। ठीक है, यहाँ पे युगांडा, केन्या और तंजानिया के बॉर्डर मतलब इसके साथ सटे हुए हैं, केन्या और तंजानिया। ठीक है, ये 3 मतलब देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के जो इसके बॉर्डर पे, विक्टोरिया झील के बॉर्डर पे ही है, मतलब सटे हुए विक्टोरिया झील है। और बेकाल झील, यही आपका प्रश्न का उत्तर है। सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। ये कहाँ है? आपके रूस, सबसे गहरी झील है रूस में। मृत सागर कहाँ है? जॉर्डन में है। ठीक है, जॉर्डन में। और इसके लिए इसमें मृत सागर किस लिए जानी जाती है? क्योंकि इसमें जो पानी है बहुत खारा है। कितना है? 238%, 238% इसका पानी खारा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो सबसे मतलब वान टर्की की, जो आपकी टर्की की वान झील है वो सबसे खारे पानी वाली झील है। ठीक है, लेकिन इसमें जॉर्डन भी खारे पानी की झील है। आपका कहाँ है? जॉर्डन देश में मृत सागर जो है खारे पानी की झील है। लेकिन आपका जो सही आंसर है बेकाल, सबसे गहरी झील बेकाल नहीं है। कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ठीक है, नदी पूछा है। महानदी होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, रावी होगी, या चिनाब होगी। इसमें आप देखेंगे जो भारतीय क्षेत्र में मतलब नहीं निकलती है, निकलने वाली बात है,
इसमें आपका क्या है, बी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये मानसरोवर झील, ठीक है, कहां से निकलती है, मानसरोवर झील, मानसरोवर चेमू यांगडुंग ग्लेशियर है, यहीं से निकलती है। ठीक है, और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है, भारत में बहते हुए ये कहा जाती है बंगाल खाड़ी में गिरती है। इससे पहले ये अपने गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, और गंगा नदी से मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। ठीक है, ठीक, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी कैसी है, ये आपकी मतलब नदी जिसका उद्गम भारतीय में नहीं है, कहाँ है, मानसरोवर झील आपका चेमू यांगडुंग, ये तिब्बत में है। ठीक है, कहाँ है, तिब्बत, ऑप्शन आपका ये बी सही है। ठीक है, महानदी आपका कहाँ है, ये आपका मध्य प्रदेश के सिरोवा जिला जो है वहां से निकलती है, रावी चिनाब जम्मू कश्मीर की नदी है सब। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर एक से मतलब चोटी है, गुरु शिखर चोटी मतलब किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है, अरावली पर्वत श्रृंखला की है, विंध्य पर्वत श्रृंखला की है, दक्कन के पठार की है, या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की है। इसमें आप देखेंगे ये जो चोटी है गुरु शिखर, आपके पहला ऑप्शन सही है, अरावली पर्वत श्रृंखला की है। ठीक है, ऑप्शन ए अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटी है क्या, गुरु शिखर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, हो विद्रोह हुआ, हो विद्रोह एक विद्रोह हुआ था। ठीक है, एक मतलब हुआ था, ये कब हुआ था पूछा है। ठीक है, मुंडा जनजाति थी, इसमें देखेंगे यह कब हुआ था। ऑप्शन क्या है, 1620 से 21 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान, या 1920 से 21 के दौरान। तो आपका हो विद्रोह जो हुआ था ये आपका 1820 और 21 के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसमें सही है, विद्रोह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है, कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित कौन सा नेता है इसमें पूछा है। अरविंद घोष है, दादा भाई नौरोजी हैं, जी के गोखले हैं, या फिर यस एन बनर्जी है। ठीक है, तो आपको देखेंगे इसमें अरविंदो घोष पहला ही सही है, ये कैसे थे, गर्म दल के नेता थे। और एक कहा जाता है बाल पाल, लाल बाल और पाल, ये तीनों भी मतलब क्या थे, गर्म दल के नेता थे। लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, और आप कौन है, ये पाल जी थे। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें जो सही है अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल जी, ये भी गर्म दल के आप नेता थे। ऑप्शन ए आपका अरविंद घोष, ये भी गर्म दल के थे। ठीक है, अल बैरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, अल बैरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। देखते हैं किसके शासनकाल का इतिहासकार था, महमूद गजनवी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो थे अल बैरूनी भारत आए थे मोहम्मद गजनवी के साथ। ठीक है, और इसके बाद महमूद गजनवी के साथ आए थे, उसके बाद मोहम्मद गौरी के समय भी ये थे। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला ही सही है, महमूद गजनवी, उज्बेकिस्तान के ये मतलब थे रहने वाले। प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरे खाता रहा और ठोकरे खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया। ठीक है, कौन मुगल बादशाह था जिसके ऊपर कौन लेनपुल ने कहा था। तो ऑप्शन देखिए क्या है, बाबर है, अकबर है, हुमायूं है, और शाहजहां है। इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, हुमायूं। हुमायूं मतलब ये थे जो मतलब कि कभी मतलब काफी संघर्ष किए, लड़ते भड़कते मतलब ठोकर खाते चले गए। क्या था इनका, जो इनके एक पुस्तकालय सीढ़ी से गिर के मरे थे। ठीक है, बिन पनाह नामक पुस्तकालय सीढ़ी से गिर के इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपके हुमायूं है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस सूफी को बख्तियार काकी या फिर ब्रैकेट में है भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है। ठीक है, किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है। ऑप्शन क्या है, शेख नसरुद्दीन है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन है, सलीम चिश्ती है, और निजामुद्दीन औलिया है। इसमें देखेंगे आपका ऑप्शन जो सही है, इसको बख्तियार काकी कहा गया था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। ठीक है, ये भी चिश्ती समुदाय के थे, सलीम चिश्ती के ये क्या थे, वंशज थे। ठीक है, ऑप्शन भी आपका सही है। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों जिसे सप्त पैगोड़ा का निर्माण किसने करवाया था। मामल्लपुरम के मंडप मंदिर है, रथ मंदिर है, जिसे सप्त पैगोड़ा कहते हैं आप लोग। तो इसका निर्माण कौन कराया था, महेंद्र वर्मन ने कराया था, नरसिंह वर्मन मामल ने करवाया था, या नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने करवाया था, या फिर नंदी वर्मन अपराजित जो रहा ये करवाया था। इसमें आप देखेंगे जो रथ मंदिर सप्त पैगोड़ा का निर्माण कौन करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, फर्स्ट, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न क्या है, सूची है, सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, देखते हैं इसमें आपके जो महाजनपद और राजधानी की तरफ लिखी गई है इसका मिलान करना है।
इसमें देखेंगे हम कौन सा मतलब कि किसकी राजधानी है। तो आपके 16 महाजनपद होते थे, इसमें आप मिलाएंगे देखेंगे कौन किसकी राजधानी है। कुरु, कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु आपका देखेंगे ऑप्शन में इसमें अधिच्छद्र इंद्रप्रस्थ, आपका कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, ठीक है। ए का 4। पांचाल, पांचाल का आपका अधिच्छत्र था 3, ठीक है। फिर कौशल, कौशल का क्या था? साकेत। फिर वत्स क्या है? कौशाम्बी, ठीक है। डी का 2 आपका ये राजधानी थी, ये महाजनपद थे 16 महाजनपद में से, और इसकी राजधानी पूछा है इसमें। तो आप देखेंगे ए का 4, ए का 4 है आपका ऑप्शन 2 में है। फिर बी का 3 है, बी का 3 आपका इसमें है, ऑप्शन इसमें मिल गया ऑप्शन सी में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आखिरी प्रश्न है, कौन से 3 वेद हैं जो संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। कौन से 3 हैं वेद? वेद कितने हैं? 4 हैं। और इसमें बताएंगे वेद त्रयी किसे कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहते हैं, या फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को कहते हैं, या फिर ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को कहते हैं, या फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को कहते हैं। तो आप देखेंगे जिसमें अथर्ववेद है वो नहीं है, बाकी एक आपका है बिना अथर्ववेद का, वही सही है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद। अथर्ववेद बाद में आया है, इसको हम वेद त्रयी में नहीं लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला ही सही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों आपके वेद त्रयी कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें पहला ही सही है, ठीक है। तो आज हमने 25 स्टैटिक जीके भी देखे हैं और 25 करंट भी देखे हैं पिछले 6 महीने के। तो आप लोग ऐसे हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारा साथ देते रहिए। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा शेयर करके आप देखते रहेंगे हमारे चैनल, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।